आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। हर रोज की तरह खबरों से खबरदार, यानी कि आपको हम राजनीति या फिर घटनाक्रम के पीछे के क्या कारण है, क्या कुछ होने वाला है, तमाम तरह की खबरों के बारे में आपको हम हर रोज़ रूबरू कराते हैं। तो आज जो खबरें हैं, पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी नीट परीक्षा को लेकर खूब सियासत हो रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन अब भी सवाल ये बना हुआ है कि आखिर इसमें मुख्य मुजरिम कौन है। तो दूसरी खबर की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान सारण लोकसभा क्षेत्र, जो छपरा लोकसभा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता था, रोहिणी आचार्य के चुनावी मैदान में आने से काफ़ी हॉट सीट बना हुआ था, जो लालू यादव की बेटी थी। तो एक तरफ राजीव प्रताप रूडी, और उसी में चुनावी रंजिश में गोलीकांड जैसी घटना हो गई और तेजस्वी यादव ने आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे थे और उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जो फिर से बिहार की राजनीति को गर्म कर सकते हैं, या कहें कि राजनीति में एक आग लगाने का काम किया है। तो तीसरी खबर की अगर बात करें तो बिहार में लगातार विकास के काम हो रहे हैं, लगातार कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है और सड़क और पुल और पुलियों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन क्या इनकी गुणवत्ता मानक सही है? क्या गुणवत्ता का ख्याल रखा जा रहा है? जिस तरीके से घटनाएं हो रही बिहार में, कई पुलों के ढह जाने की खबरें हैं। फिलहाल जो खबरें आई हैं वो खबर सिवान से हैं और दूसरी खबर अररिया से फिल वक्त में निकल कर सामने आई है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, परवीन बागी, और फिर हमारे साथ बाएं साइड में हैं रवि रंजन जी। तो सबसे पहले, जिस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में बवाल हो हल्ला हो रहा है, लेकिन बिहार में एक अलग सियासत हो रही है। आखिर मुजरिम कौन है? अभ्यर्थियों को, छात्रों को इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए, नीट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मतलब नए नए हातिम ताई के किस्से जैसा जुड़ता जा रहा है इसमें, और उसके नए नए आयाम सामने आ रहे हैं। अब झारखंड से भी तार उसके जुड़ गए और ये कहा जा रहा है कि झारखंड से ही पर्चा पहली बार लीक हुआ, हजारीबाग से, और फिर वहाँ से बिहार आया और दूसरे जगहों में भेजा गया। और उसमें राजनेताओं के जो नज़दीकी लोग हैं उनके शामिल होने की बात भी सामने आ ही गई है, पुष्टि उसकी हो चुकी है, उसकी भी जांच चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईओयू जो है बिहार सरकार की जांच एजेंसी, आर्थिक अपराध की जांच करती है, वो उसने एनटीए ऑफिस में जा कर के जाँच की। दिल्ली उसकी टीम गई हुई थी, वहाँ भी जांच की और कई लोगों से उसने पूछताछ की। इसमें एनटीए की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि उसकी ओर से बहुत कुछ छिपाने की कोशिश हुई, पारदर्शिता नहीं बरती गई और बार बार ईओयू के द्वारा मांगे जाने के बाद भी उसने प्रश्न पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं कराई, जबकि जले हुए प्रश्न पत्र बिहार पुलिस ने बरामद किए थे पटना में। तो ये सब मामला ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा नेटवर्क इसमें शामिल है और ये जांच अपने अंजाम तक पहुंच पाएगा भी कि नहीं पहुंच पाएगा, इसमें भी शक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें लग रहा है और सरकार जिस तरह से रुख अपनाए हुए है वो नकार रही है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लिपापोती की कोशिश हो रही है। तो इसलिए संदेह और गहरा होता है और तमाम सबूत बिहार में मिल चुके हैं, उसके बाद भी नकारने का कोई मतलब नहीं है, मगर फिर भी सरकार नकार रही है। तो ये कई तरह के संदेह पैदा करता है और दूसरी ओर छात्रों में इसको लेकर के बड़ा गुस्सा है। बिहार और झारखंड और दूसरे प्रदेशों में भी, अब तो पूरे देश में लगभग ये फैल गई है आग, और हर जगह छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार धरना हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, पुलिस के साथ कई जगह हाथापाई भी हो गई। तो ये अगर इसका कोई अस्थाई निदान नहीं निकलेगा और जो इसमें शामिल लोग हैं उनको पकड़ के दंडित नहीं किया जाएगा, तो ये एक दिन पूरे देश को की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देगा और युवा पीढ़ी के गुस्से का शिकार सरकार बनेगी। तो ये मामला है। दूसरी ओर जो तेजस्वी यादव के पीए हैं उनसे भी पूछताछ हुई, ये भी खबर आई कि ईओयू ने उनसे भी पूछताछ की है। अब उसमें डिटेल जानकारी अभी नहीं मिली है कि क्या उन्होंने कहा और किस निष्कर्ष पर जांच दल पहुंचा है, मगर जल्द ही लगता है कि सब कुछ सामने होगा।
बिल्कुल जल्दी सामने होगा। आपको क्या लगता है रवि रंजन जी, जिस तरीके से जांच हो रही है और तस्वीरें बहुत आ रहा है, एक तरफ तेजस्वी यादव के करीबी सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सब लोगों के साथ तस्वीर आ रहे थे, क्या नीचे से ऊपर तक इतना बड़ा गैंग सबके साथ कहीं ना कहीं सरकार की नीति भी हो, काम होना चाहिए? देखिए, बिहार में मेडिकल परीक्षा में धांधली का कोई ये कोई नया ये मसला नहीं है। आज देश भर में ये मसला उठ गया। आपको याद होगा रंजीत डॉन नाम के व्यक्ति को, जो लोगों को डॉक्टर बनाता था पैसा लेकर। बिहार के ही रहने वाले। हाँ, बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। आज बिहार सरकार के एक मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि नालंदा का नाम बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए, इसमें नालंदा का नाम नहीं है। भाई, नालंदा का नाम नहीं है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? जिस सरकार के आप इतने कद्दावर मंत्री हैं, तो आपको बताना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इतने सालों से, माने 20 साल, लगभग 17 साल, उसके पहले से भी शासन में तो यही लोग हैं। और रंजीत डॉन से लेकर और अभी तक डॉक्टर बनाने का धंधा इसी राज्य में चल रहा है। तो वो चाहे नालंदा का हो, चाहे भोजपुर का हो, चाहे किसी ज़िले का हो, सरकार में आप हैं तो जवाब आप ही को देना पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सरकारी नौकरियों के प्रति जो लालसा जो यहाँ मैंने बिहार में ख़ास तौर पर है, हालांकि सभी राज्यों में है, इस तरह का एक बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ था। मैंने जिसका कुछ पता नहीं, कितने लोगों की हत्या हो गई, कितने लोग लापता हो गए, पता नहीं चला, और अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। और अब देखिए कि सॉल्वर गैंग जो है, अभी हाल के दिनों में, एक साल पहले, एक साल भी नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले हजारीबाग में पकड़े गए बड़ी संख्या में। और वो टीचर्स की बहाली हो या अवर सेवा चयन परिषद की हो या कोई भी परीक्षा हो, सब में एक गैंग रहता है जो पैसा लेकर अभ्यर्थियों को, फर्जी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बिठा देता है। इसी तरह का मध्य प्रदेश में चल रहा है कि परीक्षा में दूसरे लोगों को बैठाकर पैसा लेकर और उनको पास करा दिया जाता है। तो ये पूरे देश में ये है। अब ये नीट का मसला भी सामने आ गया। बिहार देश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम 0 एरर पर इसको ले जाएंगे और उसकी कार्रवाई शुरू हो गई। सजा का भी ऐलान हो गया। शुरू में तो मानने के लिए तैयार, हाँ, शुरू में नहीं मानने के लिए तैयार थे, बोले तो बहुत अच्छा। ये सब हो गया। लेकिन ये सब कवायद जो है, ये केवल दिखावा है, दिखाने के लिए है। सरकारों की चिंता इस पर नहीं है कि किस तरह से परीक्षाओं को ठीक तरह से उसको नियंत्रित किया जाए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हो, अवर सेवा चयन परिषद की परीक्षा हो, शिक्षकों की परीक्षा हो, मेडिकल की परीक्षा हो, हर जगह सॉल्वर गैंग भी है सक्रिय, और पैसे लेकर रिजल्ट में पास कराना, ग्रेस नंबर दे के पास कराना, ये धंधा चल रहा है। ये हर सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हर सरकार की जिम्मेदारी है। और जब तक इस पर कोई सख्त कानून नहीं बनेगा और सरकार माने इस पर संजीदगी से विचार नहीं करेगी, तो असल में उनको तो कुछ करना ही नहीं है। इसलिए तो कानून बना देखिए, अनेक कानून बने हैं, हत्या के खिलाफ भी कानून बनी है, लेकिन हो रही है, उसका पालन कैसे कराया जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। कि ये सरकारों की माने इच्छा शक्ति पर सवाल है कि आप वो करना चाहते हैं कि नहीं। बिहार में ये क्यों हो रहा है, और सारा सवाल बिहार पर ही क्यों आके खड़ा होता है कि प्रश्न पत्र यहीं से लीक कैसे हो जाता है। ये गंभीर सवाल है। नीतीश कुमार को खास तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए। और नीतीश कुमार की सरकार, अभी तो तेजस्वी यादव ने कहा कि इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, तो अभी तो वही सुधारना है। लेकिन जो इस तरह के रैकेट बिहार में फल फूल रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आप रैकेट की बात कर रहे थे, अभी आप कुछ देर पहले रंजीत डॉन का नाम ले रहे थे। रंजीत डॉन, अब जैसा बताया कि बहुत सारे को डॉक्टर बना दिया, लेकिन रंजीत डॉन जैसे कितने लोग हैं, उनकी राजनीति में साठ गांठ इतना मजबूत है कि मौजूदा समय में कितने लोग के पीए की बात हो रही है। रंजीत डॉन की अगर बात करें तो 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अपने पार्टी से उनको टिकट दे दिया। तो ये तो सारा खेल राजनीति के आसपास ही घूम रही है ना। बिल्कुल, पॉलिटिकल लोग इसमें शामिल हैं और अपने आप को बचाने के लिए कार्रवाई कौन करे, इसीलिए मैंने कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि राजनीतिक लोग शामिल हैं। अभी देखिए, तेजस्वी यादव ये कल जोर जोर से बोल रहे थे कि अगर हमारे पीएस ने कोई गलती की है, चाहे उन पर कोई शक है, तो उनसे पूछताछ कर लेना चाहिए। लेकिन उनसे पूछताछ हो गई, अभी हालांकि उसका खुलासा अभी हुआ नहीं है और कोई आधिकारिक पुष्टि भी उसकी नहीं हुई है, लेकिन उनसे पूछताछ हुई है। तो तेजस्वी यादव अब ये नहीं कर सकते। एक तस्वीर में सम्राट चौधरी के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है जो पेपर लीक में शामिल है। तो कोई भी पार्टी ये कहे
कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, या कोई राजनेता कहे कि इसमें नहीं है। हर दल के राजनेता इसमें शामिल हैं, और इस गैंग से चूँकि बड़ा पैसा, मोटी रकम की कमाई होती है, इसलिए यह धंधा बिहार में फल फूल रहा है। आपको क्या देखिए, लगता है? कोई भी बड़ा अपराध या बड़ा घोटाला बगैर सरकारी और राजनीतिक दलों के संरक्षण के बगैर नहीं हो सकता है। और बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, मगर वो इस तरीके से काम करते हैं कि पकड़े जाने पर भी वो बच जाते हैं। या सरकार जिनकी वजह काम होता है। हाँ, जो संरक्षण करता है वो तो एकदम पाक साफ उसमें से बच जाते हैं, और जो दूसरे नीचे के लोग हैं वो उनको बलि का बकरा बना दिया जाता है। वो पकड़े जाते हैं, 2-4-6 महीने की सज़ा होती है, छूट के आके फिर उसी धंधे में लग जाते हैं और फिर से उनको संरक्षण मिलने लगता है। तो जब तक ये राजनीतिक संरक्षण बंद नहीं होगा, इस तरह से नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं रुकेगा, और ये होता रहेगा। आप ये लिख कर रख लीजिए कि राजनीतिक संरक्षण बंद नहीं होने के बाद ये चलता रहेगा। बिल्कुल, राजनीति संरक्षण मिल रहा है, बड़े बड़े आकाओं का हाथ है, इसीलिए बिहार हो या देश हो या कहीं भी हो, बड़े बड़े शैक्षणिक रूप से घोटाले होते रहते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव का जो है चुनाव खत्म हो गया, सरकार भी नहीं बन गई है, मोदी सरकार की 3-0 सरकार बन गई। लेकिन बहुत दिनों के बाद छपरा कांड को तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से उभारने का कोशिश किया, परिजनों से मुलाकात की और कहें कि समय का इंतजार कर रहे हैं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इसका क्या संदेश है? उनका कहने का मतलब ये था, एक तो कि उधर जाना चाह रहे थे लोग, जो कहा भी उन्होंने तेजस्वी यादव ने कि आना चाह रहे थे, मगर प्रशासन ने उस समय अनुमति नहीं दी थी। तो अब गए वो, मगर वो उन्होंने एक बात जो कही वो नोटिस लेने लायक है। उन्होंने कहा कि हम भी इसका हिसाब लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, समय का इंतज़ार है कि समय आएगा तो हिसाब लेंगे। हिसाब आप क्या लीजिएगा साहब, राजनीतिक दल हिसाब लेंगे? वो तो अपराध की घटना है और उसका हिसाब तो कोर्ट लेगा, पुलिस लेगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका हिसाब कैसे लेगी? यानी मतलब साफ है कि ये भड़काने वाली कार्रवाई है, भड़काने वाला बयान है, और एक वर्ग विशेष को उत्तेजित करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। जैसा कि इसके पहले राजीव प्रताप रूडी ने भी इसी तरह का बयान दिया था, भड़काने वाला। तो राजनेता समस्या खड़ी भी करते हैं और फिर उसको निपटाने के नाम पर खुद आगे आके देवदूत बन जाते हैं कि राजनीति लाभ लेने हमने समाधान कर दिया, और उसका राजनीतिक फायदा उठाते हैं। तो तुम ही दर्द देते हो, तुम ही दवा भी देते हो, ये क्या माजरा है भाई? तो राजनीति ऐसे ही चलती है और राजनेताओं का ऐसा ही काम होता रहता है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है एक बार छपरा में फिर से कुछ होने वाला है क्या? नहीं, तेजस्वी यादव ने केवल भड़काने वाली बात कही है, और इसमें उन राजनीति नहीं दिखती तो वो उसमें जाते नहीं। इतने दिनों के बाद वो गए मौत हैं। तो गरीबों की हो जा रही है, आम जनता की हो जा रही है। और ये जो लोग मरे हैं वो सीधे साधे भोले भाले लोग थे, जो उनकी बहन के लिए बूथ पर, रोहिणी आचार्य के लिए बूथ पर हंगामा करने पहुंचे थे, या दोनों तरफ से जो भी हुआ। ये तेजस्वी यादव का बयान अभी कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं, तो आखिर छोड़ेंगे नहीं तो किससे आप बदला लेना चाहते हैं? और फिर जब आप ये कहते हैं ये जाति के आधार पर जब आप वोट मांगेंगे, जाति के आधार पर चुनाव होगा, जाति के आधार पर टिकट बांटे जाएंगे, और जातियों को भड़काने की कोशिश होगी, तो ऐसी घटनाएं होंगी और होती रहेंगी। नेताओं को ये चाहिए कि इन सब चीज़ों से बचें। अब वो जो एक नई बात कह के अभी वो फिर एक जाति विशेष को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और बिहार में विधि व्यवस्था के सवाल को खड़ा करने के पीछे सवाल यही है कि ये सरकार, किसी तरह से इस सरकार को डिस्टर्ब किया जाए। तो तेजस्वी यादव ने ये अपनी बात कही है। अब इस सरकार के सामने चैलेंज है कि वो इनके भड़काने से जो लोग भड़क रहे हैं उनको कैसे नियंत्रित करती है। बिल्कुल, सुशासन बाबू अब किस तरीके से काम करते हैं, उन पे अब जिम्मेदारी है, उनके ऊपर ये दायित्व तो बनता है, कर्तव्य है कि किस तरीके से बिहार को चलाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी जो खबरें, वो खबर है बिहार में बड़े पैमाने पर पुल और पुलिया का निर्माण हो रहा है, बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार का आलम कहिए या फिर सब गोलमाल है, जो समझे आप कह सकते हैं। लेकिन पुल गिरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल तो सिवान के पुल पुराना थे, लेकिन अररिया वाली पुल जो नई कंस्ट्रक्शन में थी, आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही है सुशासन बाबू की राज? ये बतलाता है कि पुलों का जो रख रखाव है या जो उसकी
निर्माण के समय जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जिस तरह का मटेरियल उसमें लगाया जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उसमें भी घोटाला हो रहा है और निम्न श्रेणी का सामान उसमें लगाया जा रहा है, मटेरियल लगाया जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि पुल उद्घाटन होने के पहले ही ढह जा रहे हैं। और बिहार में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो बिहार अगर देश में बदनाम है तो यूं ही बदनाम नहीं है। इसी तरह की घटनाओं के चलते बिहार की एक छवि बन गई है कि ये एक एकदम भ्रष्ट प्रदेश हो गया है। तो सिवान में जो महाराजगंज इसे सरकार रुकेंगे यहाँ पे प्रदेश भ्रष्ट हो गया या सुशासन बाबू अब फेल हो गए? नीतीश कुमार तो 15 साल के भ्रष्टाचार या फिर जंगल राज से बाहर निकालकर बिहार को बहुत आगे ले गए थे। क्या नीतीश कुमार अब कमजोर पड़ गए? नीतीश कुमार कमजोर, ये तो सरकार की कार्यकुशलता पर सीधा सीधा सवाल होता है। पुल गिरते हैं या कोई भी गड़बड़ी होती है प्रदेश में तो वो सीधे सरकार के अस्तित्व पर सवाल खड़े करता है। सरकार की कार्यकुशलता परखी जाएगी और उसमें वो सरकार फेल हो रही है। सिवान के महाराजगंज में जो पुल गिरा वो एक नहर पर पुल बना हुआ था और पुराना था, 20-30 साल पुराना था, तो वो गिर गया। तो अगर उसका मेंटेनेंस होता, लोग वहाँ के गांव वाले बतला रहे हैं कि वो पहले से जब कोई बड़ा वाहन उधर से गुजरता था तो पुल हिलता था। तो ये जानकारी अधिकारियों को क्यों नहीं हुई, उसका रख रखाव क्यों नहीं किया गया, मरम्मत समय पर क्यों नहीं किया गया? वो तो गनीमत है कि उसमें कोई जान माल की क्षति नहीं हुई। अगर पुल पर कोई सवारी गुजर रही होती उस समय पुल गिरता तो कितने लोग मारे जाते, भारी नुकसान होता। तो ये सरकार सिर्फ यहाँ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बिहार में हो रही है। प्रदेश कैसे आगे बढ़े, कैसे तरक्की हो, कैसे लोगों को रोजगार मिले, इसकी चिंता बिहार के नेताओं को रत्ती भर भी नहीं है। बिल्कुल। और इसी तरीके से मान लीजिए भ्रष्टाचार का मामला, लेकिन अररिया में जिस तरीके से बकरा नदी पर पुल नया बन रहा था, नई पुल का निर्माण, और फिर अचानक भरभरा कर गिर जाए। इससे पहले भी गंगा नदी में खगड़िया और भागलपुर को जोड़ने वाली अगवानी पुल अचानक दिन में बारिश में भरभरा कर गिर गई। तो आखिर हो क्या रहा है? नहीं, 1700 करोड़ का पुल मैंने देखते देखते पानी में समा गया। अभी अररिया का पुल का भी आप लीजिए, आज सिवान में कहा जा रहा है कि वो 30 साल पुराना, तो 30 साल पुराना तो कोई बहुत पुराना नहीं कहा जाएगा। पुल अगर बनाया गया इलाके के लोगों के लिए तो क्या साले साल पुल बनेगा? माने ये सोचना चाहिए कि हर साल तो पुल बनेगा नहीं, तो एक बार उसको बन जाता है। कोइलवर पुल तो 100 साल से ज़्यादा हो गया और वो है। तो देखिए, उसके साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पूरे राज्य में खनन माफिया जो है सक्रिय है, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। बखरा पुल नदी में जो पुल है, नदी बार बार अपना रास्ता बदल लेती है। तो पहले तो वो 10 साल से वो पुल लगातार बन रही थी और ये इस बार फिर उसको बनाया गया। जैसे ही नदी रास्ता बदल लेती है तो पुल का फिर दूसरे दिशा में पुल बने। और नदी की धारा को बदलने के लिए मिट्टी और बालू काटने का काम भी वहाँ पर ग्रामीण जो धारा को बदल देने के लिए वहाँ पर उन्होंने ब्रिज के नीचे काट दिया। लेकिन भाई, ब्रिज के नीचे जब काट दिया तो कैसा पिलर बना था कि माने थोड़ी सी मिट्टी काटने से वो पिलर ढह गया। और यहाँ भी वही हुआ। नहर में, गंडक नदी में जो पुल है, नहर की सफाई की गई और ब्रिज के नीचे से मिट्टी को उड़ा के और ऊपर फेंक दिया गया और जिससे वो पिलर जो है हिलने लगा, ढह गया। तो देखिए, खनन माफिया पर नियंत्रण नहीं है और जो ठेकेदार इंजीनियर जो काम कर रहे हैं वो लूट रहे हैं। आप इन पुलों की छोड़ दीजिए, मैंने पुलों, आप पटना राजधानी की सड़कों को देख लीजिए। पटना गांधी मैदान के चारों तरफ इस समय एक अलग तरह का सड़क बनी हुई सड़क को और पॉलिश बनाया जा रहा है। लेकिन राजधानी की गलियों को जरा देखिए तो क्या हाल है। माने किसी भी गली में जाने लायक नहीं। वो किसी देहात के, माने गांव के सड़क से भी खराब। दर्जनों के मैनहोल खुले हैं, कब किसकी कब मौत हो जाएगी कोई पता नहीं। चलने लायक नहीं है भाई। बारिश तो अभी नहीं हुई है, मानसून नहीं है। बारिश हो जाए तो कहीं एक कदम चलने लायक नहीं है। तो ये आलम है उस सरकार की जो कहता है कि भ्रष्टाचार पर हमारा 0 टॉलरेंस है। और यही सरकार कहती है कि अपराध और इस पर भी हमारा 0 टॉलरेंस है। तो ये 0 टॉलरेंस जो है भ्रष्टाचार पर, ये कैसा है कि हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। तो नीतीश कुमार को सीधे ये नीतीश कुमार की सरकार की लापरवाही है और इसका जवाब नीतीश कुमार की सरकार को, क्योंकि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो कहते हैं
सब कमुआ तो हम ही कराए हैं, हम ही ना करा रहे हैं, जो हो रहा है हम ही कर। अरे तो आप क्या करा रहे हैं? इसी तरह का काम करवा क्या करा यही करवा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये भ्रष्टाचार इस सरकार में व्याप्त है, और इस पर अगर नियंत्रण नहीं पाया गया तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। बिल्कुल इस तरह के हादसे होंगे। लेकिन सवाल एक और है, जिस तरीके से बिहार के अलग अलग जिलों में बड़े बड़े पुल के प्रोजेक्ट धराशायी हो गए, भरभरा के गिर गए, आखिर जिम्मेदार कौन है? बार बार सरकार की तरफ से सरकार की जाती कार्रवाई होगी, कार्रवाई क्या हो रही है? कार्रवाई हो रही, लिपापोती हो जाता है, कुछ किसी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा, कुछ 2-4 आपको तो याद है भागलपुर खगड़िया पुल 2-2 बार गिर गई, क्या कार्रवाई हुई? लगातार होता है। देखिए, जब तक भ्रष्टाचार पर आप रोक नहीं लगाइएगा और अधिकारियों से धन की वसूली बंद नहीं होगी, तब तक ये ऐसे ही होगा काम। घटिया सामग्री उसमें लगाई जाती है, जिससे ये होता है। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, जिसमें नौजवानों की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, वो खबर आप मिस कर रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा की शादी 23 तारीख को हो रही है, 23 तारीख को, उसकी आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। ज़हीर इकबाल से सोनाक्षी सिन्हा 23 तारीख को शादी करने वाली हैं। आपको बताते चले, सर ने सही याद दिलाया है, जो कि ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर भी। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी ऐलान नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि 23 तारीख को शादी। बिल्कुल, तो भी एक इंटर कास्ट इंटररिलीजियस, दोनों तो इंटररिलीजियस शादी हो गया है ना। बिल्कुल, इस शादी का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह के शादियों में नए भारत की तस्वीर छिपी हुई है। और ये जो जाति, धर्म और दूसरे नामों पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर जो विवाद होते रहते हैं, वो ऐसी शादियों से उस विवाद को कम करने में मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न हिंदू तरीके से शादी होगी, ये न मुस्लिम तरीके से होगी। लड़के के पिता ने, यानी सोनाक्षी के होने वाले ससुर ने ये कहा है कि ये नागरिक समारोह के रूप में शादी होगी। वहाँ लड़का और लड़की दोनों शपथ लेंगे, एक साथ रहने का और वैवाहिक जीवन जीने का शपथ लेंगे, और वही शादी होगी। खर्च सारे चीज़ों एक अच्छा, और उसको रजिस्टर्ड कराया जाएगा। अच्छा संदेश। जो रजिस्ट्री विभाग है, वहाँ शादियाँ जहाँ रजिस्टर्ड होती हैं, वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होगा। जेपी ने भी कभी ऐसा ही सपना देखा था कि इसी तरह से नौजवान जो हैं सो सहजीवन जीने का संकल्प लें, और ये शादी विवाह के नाम पर जो फिजूल खर्ची होती है, उस फिजूल खर्ची को रोका जाना चाहिए। तो जो जेपी के मानने वाले नौजवान थे उस दौर में, 80-82 तक, 85 तक, बहुत से लोगों ने सहजीवन की घोषणा की, समारोह करके, जैसा कि सोनाक्षी सिन्हा का होने जा रहा है, उसी तरह अपने इष्ट मित्रों के साथ कहीं एक जगह जमा होकर के वहाँ घोषणा की कि हम लोग आज से पति पत्नी के रूप में एक साथ रहेंगे, और उनकी शादी की रजिस्ट्री हुई। तो उसी विधि से ये हो रहा है। तो बिहार ने एक बार फिर एक नई राह दिखाई है सोनाक्षी सिन्हा के माध्यम से, और ऐसी शादियों का हर तबके के लोगों को खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। हालांकि जो नौजवान सपने देखते होंगे उनको इस खबर से तकलीफ होगी, मगर ये सोनाक्षी के और शत्रुघ्न सिन्हा के, हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा का परिवार भी पहले तैयार नहीं था इस शादी के लिए, मगर फिर बिटिया के प्यार में पड़ के और लोगों ने सहमति दी। देखा कि सोनाक्षी का पूरा मन है, और उसने कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स भी अंत में तैयार हो गए, और ये शादी अब हो जाएगी। बिल्कुल, तो बिहार की तरफ से एक अलग संदेश देने की कोशिश है। ये आधुनिकता वाली दुनिया में जो शादी विवाह के नाम पर भारी भरकम जो खर्च होता है, उससे भी बचने का एक तरीका है। इसके अलावा कैसे ज़िंदगी में सादापन लाया जाए, कैसे समाज में एक शुभ संदेश दिया जाए, उसकी भी एक संदेश सोनाक्षी सिन्हा की शादी से समाज को मिल सकता है। उसका पहल बिहार की तरफ से की जा रही है। आप अपनी प्रतिक्रिया और राय क्या रखते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।